स्प्लाइसिंग इंडेक्स। अगर एक किसी टेबल में एक पर्टिकुलर ईयर में दो प्राइस इंडेक्स की ओवरलैपिंग हो रही हो तो इसी को स्प्लाइस्ड इंडेक्स कहते हैं। एक बार फिर सुने, एक ही टेबल में एक पर्टिकुलर ईयर में अगर दो प्राइस इंडेक्स की ओवरलैपिंग हो रही हो तो इसी को स्प्लाइस्ड इंडेक्स कहते हैं। ये कैलकुलेट करने का अप्रोच है और जिस टॉपिक में इसे कैलकुलेट किया जाता है उसी को स्प्लाइसिंग इंडेक्स कहते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर्स 2000 से 2005 तक की इंफॉर्मेशन मान लें क्वेश्चन में गिवन है। यहां हमने लिखा प्राइस इंडेक्स if 2000 as base और दूसरे में लिखा प्राइस इंडेक्स 2003 as base। 100, 105, 110, 120, 100, 107, 150। ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें 2003 ये एक ईयर ऐसा है, इसमें दो प्राइस इंडेक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। एक प्राइस इंडेक्स 2000 के बेस पर और एक प्राइस इंडेक्स 2003 के बेस पर। मैंने यही कहा है, अगर किसी एक टेबल में एक पर्टिकुलर ईयर में दो प्राइस इंडेक्स की ओवरलैपिंग हो रही हो इसी को स्प्लाइस्ड इंडेक्स कहते हैं। अब स्प्लाइस्ड इंडेक्स क्या है यह जरा सुनाए। जो क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है वह कहा जाता है प्राइस इंडेक्स इफ 2000 एज बेस। अब 2000 एज बेस में सभी ईयर्स की कैलकुलेशन और दूसरे कॉलम में प्राइस इंडेक्स इफ 2003 एज बेस इन सभी ईयर्स की कैलकुलेशन। इसे हम स्प्लाइस्ड इंडेक्स कहते हैं और इस टॉपिक को स्प्लाइसिंग इंडेक्स कहा जाता है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे, यह आपको कैलकुलेशन कहीं करना नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए कि क्योंकि विदाउट टेबल यह कभी हो ही नहीं सकता तो और एक नंबर में कभी क्रिएट नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमें इसे करना नहीं है। केवल एक फॉर्मूला आपको जो लर्न होना चाहिए वह स्प्लाइस्ड इंडेक्स इक्वल्स टू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स into old index with new base divided by 100। इसी के बेस पर इसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको फार्मूला ही लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। Purchasing power of money is the reciprocal form of the price index. Purchasing power of money is the reciprocal form of the price index. मीनिंग जो भी प्राइस इंडेक्स की वैल्यू दी जाए अगर उसका रेसिप्रोकल किया जाए तो इसी को परचेजिंग पावर ऑफ मनी कहा जाता है। मीनिंग अगर इसे हम फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, फार्मूले के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फार्मूला जो बनता है, अच्छा इस पर बेस्ड अगर एक क्वेश्चन कोई क्रिएट किया जाए, कोई एक प्राइस इंडेक्स की वैल्यू मान ले दे दी जाए 130, तो आप परचेजिंग पावर ऑफ मनी लिख सकते हैं 1/130। ये न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है।
नेक्स्ट फार्मूला यूज किया जाता है रियल वेजेस। रियल वेजेस इक्वल्स टू मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। इनटू 100 अगर लगा देंगे तो ये परसेंटेज पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब रियल वेजेस, मनी वेजेस और प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में ये रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं आप। ये भी लिखा जा सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इंडेक्स, मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। फार्मूला यह है, कोई भी दो अगर दिया जाता है तो तीसरे की वैल्यू आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फार्मूले से। इन तीन में से कोई भी दो दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस पर इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, या इस पर बेस्ड कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। ये था आपका बेस इंडेक्स, जिससे रिलेटेड 8 फार्मूलेज यूज किए जाते हैं, और मैंने उन फार्मूलेज को एक एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया, जिससे फार्मूलेज लर्न करना आपके लिए इजी हो जाए, समझना आपके लिए इजी हो जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसके न्यूमेरिक वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, उसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और कुछ के डायरेक्ट फार्मूलेज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में CLI भी कहते हैं, क्या है? देखें, एज्यूम करें कोई एक पर्सन जिसकी जॉब लग जाती है किसी इंटीरियर स्टेट के इंटीरियर एरिया में, और उसे वहां सैलरी दी जाती है 40,000 रुपीज पर मंथ। उस पैकेज पर उस पर्सन का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए वह 5,000 रुपीज पर मंथ की सेविंग भी कर ले रहा है। एक बार फिर सुनो एग्जांपल। एक कोई पर्सन जिसकी जॉब लग जाती है किसी इंटीरियर स्टेट के इंटीरियर एरिया में, वहां उसे सैलरी दी जाती है 40,000 रुपीज पर मंथ। उस पैकेज पर उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए वह 5,000 रुपीज पर मंथ की सेविंग भी कर ले रहा है। कुछ दिनों बाद उसका उसी पैकेज पर ट्रांसफर होता है मुंबई और बेंगलोर, बोथ आर एक्सपेंसिव सिटीज। अब वह उस 5,000 रुपीज पर मंथ की सेविंग को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। तो अगर उसी पैकेज पर उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे मेंटेन करने के लिए दो तरीके हैं। एक, जो पहले ब्रांडेड कंज्यूमर गुड्स यूज करता था उसका कंजम्पशन कम कर दे, क्योंकि दोनों एक्सपेंसिव सिटीज हैं, मुंबई और बेंगलोर, तब भी 5,000 की सेविंग मेंटेन कर सकता है। दूसरा, कि वह पार्ट टाइम कहीं और जॉब करके अपनी सैलरी बढ़ा ले, तब भी सेविंग को मेंटेन कर सकता है। तो मीनिंग उस सेविंग को वह कितने तरह से मेंटेन कर सकता है? दो तरह से मेंटेन कर सकता है। इसीलिए इसे दो नाम से जानते हैं, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों की मीनिंग एक ही है। जब वह ब्रांडेड कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन कम करके उस सेविंग को मेंटेन करेगा तो उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे, और जब अपनी सैलरी पार्ट टाइम कहीं और जॉब करके बढ़ाकर इसे मेंटेन करेगा, उस सेविंग को मेंटेन करेगा, तो इसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहेंगे। हम दोनों को CLI से ही डिनोट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूले यूज किए जाते हैं। पहला फार्मूला है सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100। यह फार्मूला वही है जो लेस पार्स प्राइस इंडेक्स में यूज किया गया था। दूसरा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइडेड बाई सिग्मा W। इसमें I को इंडेक्स या ग्रुप इंडेक्स आप कह सकते हैं, जिसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं P1 बाई P0 इंटू 100। W
यूनिट कंज्यूम्ड और क्वांटिटी कंज्यूम्ड और एक्सपेंडिचर यूनिट्स। इन तीनों में से कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया जाता है, यूनिट कंज्यूम्ड या क्वांटिटी कंज्यूम्ड या एक्सपेंडिचर यूनिट्स, उसे हम डब्ल्यू ही मानते हैं। और आई, जिसे इंडेक्स या ग्रुप इंडेक्स कहते हैं, उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला अगर जरूरत पड़े तो P1 by P0 into 100 से कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड फार्मूला होता है सैलरी ऑफ द करंट ईयर, सैलरी ऑफ द करंट ईयर divided by salary of the base year equals to cost of living index of the current year divided by cost of living index of the base year। ये थ्री फार्मूलेज हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से रिलेटेड। अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, यह किसी क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके किसी क्वेश्चन में सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप थर्ड फार्मूला लगाएं। इंडेक्स और क्वांटिटी कंज्यूम, यूनिट कंज्यूम या एक्सपेंडिचर यूनिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए तो सेकंड फार्मूला लगाना चाहिए। और अगर बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटीज दी दी जाए तो फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहिए। इस पर बेस्ड मैं किसी क्वेश्चन को आपको बताऊं उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको बता देना चाहिए कि अगर बेस ईयर के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे 100 माना जाता है। एक बार फिर सुने, अगर बेस ईयर के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे आप 100 एज्यूम करेंगे, क्योंकि यह माना जाता है कि हर एक पर्सन अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करता ही करता है, किसी भी तरीके से पूरी करे जो भी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर बेस ईयर में गिवन नहीं है तो ये 100 मान लिया जाता है, ये जूम करके कि वह बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करेगा ही करेगा। कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको यह भी पता चल जाए कि यह फार्मूला हम यूज करते कैसे हैं, और यह भी पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन में हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए फार्मूला। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक मैं ले रहा हूं। अ टेक्सटाइल वर्कर इन द सिटी ऑफ मुंबई अर्न ₹3500 पर मंथ। एक कोई टेक्सटाइल वर्कर है जो अर्न करता है ₹3500 पर मंथ। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर ए पर्टिकुलर मंथ इज 136। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की वैल्यू गिवन है और ग्रुप एक्सपेंडिचर और इंडेक्स के लिए एक टेबल भी गिवन है। तो उस टेबल को यहां हम क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप एक्सपेंडिचर यूनिट्स और ग्रुप इंडेक्स, यह हम जानते हैं कि ग्रुप इंडेक्स को हम आई से डिनोट करते हैं और एक्सपेंडिचर यूनिट्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन दी गई है ग्रुप में, प्रोडक्ट्स जो वह वर्कर यूज कर रहा है, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एंड लाइटिंग, मिसलेनियस। एक्सपेंडिचर यूनिट्स में 1400, क्लॉथिंग के आगे क्वेश्चन मार्क, हाउस रेंट के आगे क्वेश्चन मार्क, गिवन नहीं है वैल्यू। फ्यूल एंड लाइटिंग के लिए 560, मिसलेनियस के लिए 630। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू गिवन है 180, 150, 100,
110, 80 ये गिवन है। क्या पूछा गया? द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट एंड क्लॉथिंग इज। हाउस रेंट और क्लॉथिंग का जो एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है वो क्या है, ये पूछा गया है। अब जरा सोचें कि अगर एक कोई वर्कर 3,500 रुपीज अर्न करता है या कोई एक पर्सन 3,500 रुपीज अर्न करता है और सेविंग की उसकी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा जितने रुपीज वह अर्न कर रहा उतने रुपीज वह एक्सपेंस कर देगा। ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। कोई एक वर्कर या कोई एक पर्सन जितनी अर्न करता है उतने रुपीज एक्सपेंस कर देता है। अगर सेविंग की कोई कंडीशन नहीं दी जा रही है, वो नहीं करता है, तो सिमिलरली वो पर्सन 3,500 रुपीज अगर पा रहा है, अर्न कर रहा है, तो 3,500 रुपीज एक्सपेंस करेगा। इसके मीनिंग एक्सपेंडिचर का ग्रैंड टोटल यह होना चाहिए 3,500, लेकिन वह केवल 3 प्रोडक्ट्स पर ही यह बताता है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। फूड पर बता दिया, फ्यूल एंड लाइटिंग पर बता दिया, मिसलेनियस पर बता दिया, 2 के लिए नहीं बताया। तो यह अंडरस्टूड है कि जो 3,500 में से इन तीनों का एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचेगा वही दोनों पर कर दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग नहीं पूछा गया, एक साथ पूछा गया। द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट एंड क्लॉथिंग, तो इसके मीनिंग इस टोटल का एडिशन तो 3,500 है। अब माइनस इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है वह हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 1,400 प्लस 560 प्लस 630, एक बार फिर देखिए, 1,400 प्लस 560 प्लस 630, 2,590 वह एक्सपेंस कर देता है। अब 3,500 में से अगर 2,590 वह एक्सपेंस कर देता है तो बचा कितना? 910 रुपीज वह एक्सपेंस करेगा इन दोनों पर मिलाकर। इन दोनों पर उसका एक्सपेंडिचर होगा 910। अब बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट कि अगर इन दोनों पर उसका एक्सपेंडिचर 910 हो रहा है तो क्लॉथिंग पर अगर उसका, अच्छा 910 तो हो गया, चलिए मान लिया हमने, जो पूछा गया था वो हमारा चुका है। मैं इसी में दूसरा पार्ट कनेक्ट कर रहा था, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। 910 जो पूछा गया एक साथ एक्सपेंडिचर वह आ चुका है, आ गया। लेकिन एज्यूम करें कि अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा गया होता कि दोनों का अलग अलग एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्लॉथिंग का अलग एक्सपेंडिचर कितना है और हाउस रेंट का अलग एक्सपेंडिचर कितना है, तो क्या होगा? ये पूछा तो नहीं गया है, ये इसमें पार्ट में ऐड कर दे रहा हूं। अगर क्लॉथिंग पर उसका एक्सपेंडिचर हमने x मान लिया तो हाउस रेंट पर कितना होगा? 910 माइनस x। अब अगर हमारे पास W की इंफॉर्मेशन गिवन है, I की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम सिग्मा IW के बेस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक फार्मूला है और हमारे पास यहां इस एग्जांपल में I की वैल्यू भी गिवन है और W की वैल्यू भी गिवन है। अब इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, फार्मूला और नीचे लिख दिया जाए। IW कैलकुलेटर यूज करके देखते हैं। 1,400 इंटू 180, 252,000, 150x, 910,000 minus 100x, 560 into 110, 616,000, 630 into 80, 504,000। अब अगर इनका एडिशन किया जाए तो सिग्मा IW इक्वल्स टू 150x माइनस 100x, तो ये तो हो गया 50x, और इसका एडिशन करेंगे तो 455,000 होना चाहिए। एक बार चेक करके देखें, 252,000 प्लस 91,000 प्लस 616,000
प्लस 50400 455,000 ये आया। अब सिग्मा आई डब्ल्यू के जगह पर तो ये आ गया 455,000 माइनस 50x। सिग्मा डब्ल्यू के जगह पर तो ये पहले से ही लिखा हुआ है 3500। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन था 136। तो क्या इसे अब सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विदाउट पेन पेपर भी बता सकते हैं। 3500 इंटू 136 476, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 476,000 और 50x को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो 476 माइनस 455,000 21,000 डिवाइडेड बाई 50 आएगा 420। x आ जाता है 420। अगर x 420 है, ये मैंने क्लॉथिंग का एक्सपेंडिचर, तो 910 माइनस 420 ये कितना आएगा 500 माइनस 910 490। तो इस तरह से हम दोनों एक्सपेंडिचर एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये उस केस में अप्लाई किया जाएगा जब इन दोनों का अलग अलग एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा। अगर टोटल का पूछा गया होता एक साथ, दोनों का एक साथ, तो हम तुरंत इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। एक और क्वेश्चन बता दिया जाए। अ वर्कर अर्न ₹900 पर मंथ इन 1990। 1990 में पर मंथ एक वर्कर की अर्निंग है 900 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज्ड बाई 70% बिटवीन 1990 एंड 1993। एक कोई पर्सन 70% इंक्रीज करता है अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को 1990 से 1993 में। हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम शुड द वर्कर हैव अर्न इन 1993 सो दैट ही कुड बाई द सेम क्वांटिटी एज इन 1990। 1990 और 1993 की इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और सैलरी। सैलरी और अच्छे से लिख दे कहीं क्लियर ना हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेस ईयर मीन 1990। कोई इंफॉर्मेशन अगर ना दी जाए तो आपको यह बता दिया गया है। अगर बेस ईयर के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को लिखना चाहते हैं तो 100 हो जाएगा। उसने अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड 70% इंक्रीज कर लिया 1990 से 1993 में, मीनिंग 170 कर लिया। उसकी सैलरी जो 900 रुपीज पर मंथ की मिलती थी, अब 900 रुपीज पर मंथ की मिलती थी और हम यहां ईयर की बात कर रहे हैं, तो 900 into 12 कर लें, 10800 ये वह सैलरी पाता था 1990 में। तो 1993 के में सैलरी वह क्या पाएगा जिससे इस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर सुने। एक कोई पर्सन 10,800 रुपीज सैलरी पाता है 1990 में और उसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है बेसिक 100। उसने अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड 70% बढ़ा दिया, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए जिससे वह अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेगा? ये क्वेश्चन है। अब जरा सोच कर देखिए, इसमें हमें फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए? क्या सेकंड जो भी लगाया था? नहीं, थर्ड। क्यों? क्योंकि सैलरी की इंफॉर्मेशन गिवन है। और इसमें भी अगर आप क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन को देखें तो इसे हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, अगर उसका स्टैंडर्ड 70% बढ़ रहा है तो सैलरी भी तो 70% बढ़नी चाहिए। तो 10800 का 70% आप बढ़ा दें, हो गया आंसर। 10800 का
70% ही आंसर है। 10800 इंटू 70%, 7560 आंसर होना चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं 7560। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं करना चाहता, कोई स्टूडेंट ये नहीं करना चाहता है, तो क्या करेंगे, इसे x मान लो और थर्ड फार्मूला वही अप्लाई कर दें। सैलरी ऑफ द करेंट ईयर, दिस इज x, डिवाइडेड बाई सैलरी ऑफ द बेस ईयर 10800 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर बाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर। 0000 से कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, 108 इंटू 170, 108 इंटू 170 आप करेंगे तो आएगा 18360। इतनी सैलरी यहां की होनी चाहिए, लेकिन पूछा क्या गया है, हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम शुड द वर्कर हैव अर्न्ड। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, क्योंकि ये तो वह पा ही रहा था पहले, तो इसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 10800 7560, यही आएगा आंसर। तो ये भी एक तरीका था सॉल्व करने का कि आप फार्मूले से कैलकुलेट करें या परसेंटेज के बेस पर डायरेक्ट कैलकुलेट करें। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को सॉल्व करने का तरीका यही है।